चलो फिर ये फोटो बोलूँगा। चलो लिखना, हमने अभी तक कितना काम करा है? टोकन सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी पाइथन के कैरेक्टर सेट, वो हम अच्छे से आ गए। टोकन के अंदर हमने क्या चीज शुरुआत की थी? कीवर्ड्स, वो हमें पता चल गए। आइडेंटिफायर से हमें समझ में आ गए, वेरिएबल्स से हमें समझ में आ गए, हमें डेटा टाइप भी समझ में आ गई। मैंने कहा था जब हम आगे लेक्चर्स में करेंगे डेटा टाइप और उसके रिलेटेड टॉपिक्स आगे चल के करेंगे, ठीक है। अब डेटा टाइप हमें समझ में आ गया है, डेटा टाइप्स निकालनी हमें आ गया है। अब दो चीजें देखनी है, एक डेटा टाइप की रेंज, दूसरी कन्वर्जन, ठीक है। जो रेंज है वो मैं तुम्हें अभी ऑनलाइन में दे देती हूँ। डेटा टाइप पाइथन रेंज, वो तुम्हें मैं अभी रेंज निकाल, ये सही है। मैं इमेजेस, जो मैंने कहा डेटा टाइप्स की रेंज, तो मेरे कहने का मतलब ये स्टोरेज एलोकेशन से था। अब पाइथन में सबसे बड़ा फीचर है डायनामिक मेमोरी लोकेशन का, डायनामिक मेमोरी लोकेशन का, जहाँ पे आपको टाइप्स बताने की कोई जरूरत है नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि टाइप्स आपको कभी पूछे नहीं जाएंगे, यहाँ पे टाइप्स आपको किसी बड़े सॉफ्टवेयर के लिए यूज नहीं होंगी। टाइप्स तो यूज होनी ही होनी है, दैट्स फॉर श्योर होनी है। उनकी रेंज क्या होती है कि अगर बाइट है उसको आप एक बाइट में डिनोट करते हो, हैगा कोई भी इंजर वैल्यू में ही है। रेंज ऑफ वैल्यू कितने में हुआ? -128 टू 127, एक तो कम हो रहा है। इसका रीजन क्या है? अभी हम कन्वर्जन को समझना शुरू कर देंगे, ठीक है। सेकंड, शॉर्ट है, इंटीजर है 2 बाइट्स में, और उसकी माइनस में वैल्यू जा रही है। देखो यहाँ पे सारी वैल्यू सेम है, 768 टू लेके 767 तक है। एक समझो कि डेटा टाइप्स आर नथिंग बट द कंटेनर्स। कंटेनर्स के अंदर आप अपनी टाइप्स भी डिफाइन कर रहे हो, लेकिन देखो वो सिमिलर नहीं है। वो कहते हैं वो न्यूमेरिक की, लेकिन जब आप बात न्यूमेरिक की कर रहे हो तो उसके अंदर दो तरीके के नंबर आएंगे, या हम नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव के लिए 128 तक की रेंज है, पॉजिटिव के लिए 127 तक की रेंज है। इतने तक की आप रेंज डिफाइन कर सकते हो, लेकिन देखो दोनों में बराबर नहीं है। ये रेंज किस तरीके से कैलकुलेट हो रही है, काम एक्चुअली में डायनेमिकली काम कैसे हो रहा है। देन डबल देखो, डबल में अब ये वाला सिस्टम आ गया, पावर वाला सिस्टम आ गया। याद है मैंने टीका बताया था क्या होता था, एक्सपोनेंट कैसे कैलकुलेट होते हैं? एक्सपोनेंट, अगर प्रोग्रामिंग की बात करें, जैसे मान लो मैं इसको फिलहाल ये कैरेक्टर का भी याद रखना, 2 बाइट सकता है। बुलियन की सिर्फ एक बिट होती है, तो बता सकते हैं बाकी सबके लिए बाइट्स है लेकिन बुलियन के लिए एक बिट क्यों है? ऐसा क्या सिस्टम है कि बुलियन को सिर्फ एक बिट मिलेगी? एक्सप्लेन कर सकते हो कोई? जितना सोचा, जितना समझा भी, जितना भी। ट्रू और फॉल्स में, तो ट्रू, TRUE, ट्रू, FALS फॉल्स। मैंगो 0 और 1 की फॉर्म में चलेगा, 0 है तो फॉल्स, 1 है तो ट्रू। एग्जैक्टली, 0 हो तो फॉल्स, 1 हो तो ट्रू, ये होता है बिट। अब जरा समझ लेते हैं सारे का सारा सिस्टम।
मान लो मैंने कहा ये मेरे पास कोई ना कोई ब्लॉक होगा, अभी इसके अंदर कितने बिट्स हैं पता ही नहीं है, क्या चीज है, तब सिर्फ इतना समझो कि ये सिर्फ और सिर्फ मेमोरी है। कितनी मेमोरी है अभी पता ही नहीं है। डन। अब इसके अंदर ये एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8। तो मतलब यहाँ से लेके 8 तक ये क्या थे, 8 बिट्स थे। ये भी बिट है, ये भी बिट है। अब इस बिट को मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा, एक बाइट बनेगी। क्या बन जाएगी, एक बाइट बनेगी। वेरी माय पॉइंट। अगर मैं कह रही हूँ कि इंटीजर को 2 बाइट्स की जरूरत है, तो मतलब ऐसा ही एक ये 3 हो गए, तो मुझे और 4-5 की जरूरत होगी, 5 की और जरूरत होगी। तो फिर मिला के ये कम्प्लीटली 2 बाइट बनेगी। वो 2 बाइट पूरा कौन सा लेगा, कोई एक इंटीजर नंबर लेगा। इतना मैंने समझा। सबको बात समझ, बड़े धीरे से आराम से समझना कि ये कंसेप्ट दोबारा रिपीट नहीं हो, ये हर प्रोग्रामिंग के अंदर सेम ही चल रहे हैं। डन। अब मैंने एक सिंपल सा लॉजिक कहा, मैंने कहा एक ये जो साइड है और एक ये जो साइड है, मतलब मुझे रेंज को समझना है कि y माइनस 128 तो प्लस 127। वैसे तो अगर आप यहाँ पे देखो, इस कोड में देखो, तो आपको और भी बड़ी सारी रेंज मिलेंगी। इतनी बड़ी रेंज हमारे लिए फिलहाल कैलकुलेट करने के लिए बहुत औखी हो जाएंगी, तो फिलहाल मैं सबसे पहली वाली कैलकुलेट कर रही हूँ। डन। हमें समझना है कि किस तरीके से एक्चुअली में काम हो रहा है। यहाँ से हमने मान लिया, एक हमने इसको पिक कर लिया, 2 साइड पिक कर ली। मतलब कि अगर मैं 8 बिट को ड्रॉ करूँ तो क्या मिलेगा, ये 1 बिट, ये सेकंड बिट, ये थर्ड बिट, ये फोर्थ बिट, ये होगी फिफ्थ वाली, ये 6, ये 7 और ये लास्ट वाली 8। अब ये जो ये साइड है और जो ये साइड है, इसको हम कुछ नाम दे देंगे। नाम याद है किसी को, पहले किसी लैंग्वेज में करे हो? नहीं? इसको कहते हैं LSB, इसको कहते हैं MSP। बात समझ में? फुल फॉर्म इसकी होती है, लिख लो, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अरे लिखा करो ना साथ साथ में, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सिंपल सा क्या रूल है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी जो राइट हैंड साइड पे उसको कर दो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो राइट हैंड वाली साइड पे उसको कर दो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। least significant bit and most significant bit. क्लियर विद एवरीवन? 2 साइड समझ में आ गई। मैंने कहा मेरे को क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए। मैंने कहा 10 है मेरे पास, और वो 10 क्या है, ए में स्टोर है। आपने भी स्पेसिफाई करा था कि वो कौन से टाइप की, वो अपने आप इसको पता चल गया था। कुछ कन्वर्जन होती होंगी। बात समझ रही? हमने हमेशा 2 नंबर को ऐड करा, पर मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि 10 प्लस 5.8 करके देखो तो क्या रिजल्ट मिल के आता है। हमें न्यूमेरिक्स में तो सब कुछ पता है। अरे न्यूमेरिक्स में तो कोई भी हमें कैलकुलेट कर लेगा तो क्या आंसर आएगा। हमें प्रोग्रामिंग में देखना है, बिकॉज यू आर नॉट द ओनली वन टू कैलकुलेट। यहाँ पे बीच में एक मशीन भी है। क्लियर हुआ? ये कौन ज्वाइन करा? सबको बात समझ में आई? तो हमने कहा अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट बन के आएगा। मुझे पता है न्यूमेरिक्स में क्या बन के आएगा, लेकिन मुझे कंप्यूटर में भी देखना है। ये देखना है कि क्या नंबर इंटीजर आएगा कि फ्लोट में आएगा। बात समझ में आई? क्योंकि अभी आपको पता ही है, अगर आप इनपुट यूज कर रहे हो और बाय डिफॉल्ट इनपुट क्या आना है, वो तो स्ट्रिंग ही आना है, और नंबर को स्ट्रिंग के साथ जोड़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ कंकैटिनेशन में फायदा देगा। डन। अब नाउ द थिंग इज, मैंने कहा ये जो मेरे पास इंटीजर नंबर होगा, जब उस इंटीजर नंबर को कैसे कन्वर्जन होगी उसको बाद में देखते हैं। मान लो द कन्वर्जन टेक्स प्लेस इज एज दिस फॉर्म। ये कन्वर्जन है, मतलब ये 10 नंबर था, जब ये बाइनरी में स्टोर होगा तो 1001 करेगा। हमने बिटवाइज छोड़े थे ना, अब हम उसको कंप्लीट करेंगे। बट बिफोर गेटिंग इनटू बिटवाइज ऑपरेटर, हम ये समझ लेंगे कि मेमोरी में शिफ्ट कैसे हो रहे हैं। बात समझ में? तो मैंने कहा ये 1001, बस ये 4 डिजिट्स है जो क्या होंगे, इसमें स्टोर होंगे। तो जब ये वेरिएबल आपका बन गया था, 10 वैल्यूज के अंदर आ गई थी,
तो ये जाएगा इस तरीके से कि ये 1 था तो 1 आ गया, अब ये 0 भी था तो इधर से शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देन अगेन अगर हम इसको लेके चले, अगेन हम इसको लेके चले तो एक 0 और था, एक 0 और था और एक 1 और था। अगर मुझे सारे को डालना है तो मैं 1 डालूंगी, 0 लिखूंगी, 0 लिखूंगी और 1 लिखूंगी। सबको समझ में आया क्या था कि एक्चुअली में यहाँ से मैंने नंबर डाला तो यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ पे जैसे जैसे नंबर्स आगे बढ़ते गए, मैंने ये 1 सबसे पहले यहाँ पे था ना, तो मैंने जब 0 आ गया मैंने इसको शिफ्ट करके आगे में डाल दिया, फिर एक और 0 आ गया, फिर मैंने इसको आगे वाले में डाल दिया, फिर 1 आ गया, फिर वो फाइनली यहाँ पे आ गया। ये बात सबको समझ में आई? तो ये क्या होगी, शिफ्ट हो। आगे कभी जब बाइनरी कन्वर्जन पढ़ेंगे तो शिफ्ट ऑपरेटर भी पढ़ेंगे कि कैसे लेफ्ट शिफ्ट होता है, कैसे राइट शिफ्ट होता है, इन चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने कहा कि ये 1001 इस तरीके से बाइनरी में फॉर्मेट में आ गया। कहाँ से, किस साइड से बाइनरी फॉर्मेट में नंबर्स ऐड होते हैं, क्या याद रखना है, एलएसबी साइड से। एलएसबी साइड से एक बिट में, सॉरी एक बाइट में मेमोरी में नंबर आके वहां पे स्टोर होते हैं एलएसबी साइड से, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बात समझ में आई? इस पॉइंट पे कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। लास्ट में क्लियर हो रहा है? चलो, अब हमने कहा एक मेरे पास ये स्पेस है, एक ये स्पेस है, एक ए स्पेस है और एक एमएस वाली स्पेस है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से नंबर एंटर हो रहे हैं, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या करी है, एमएसबी स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट होती है, लिख लो, इट इज अ रिजर्व्ड बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज अ रिजर्व्ड बिट, इज अ रिजर्व्ड बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज अ रिजर्व्ड बिट। बात समझ में आई? अब ये जो रिजर्व बिट है, नाम तो इसका रिजर्व बिट है, बट ये काम कौन सा करिए, इसका बेसिक काम ये कैलकुलेट करना है कि देखो आपने नंबर कौन सा करवाया, 10 करवाया, आपने नहीं बताया कि नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ये समझ में आ गया कि इंटीजर नंबर है, ये नहीं पता चला नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। जब आपने नंबर एंटर करवा दिया तो कंप्यूटर उसको समझेगा 0 में और 1 में। बात समझ में आई? एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे साफ साफ करके ड्रॉ करके बताऊं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ऐसे करके 0 0 1, यहाँ से ये 4 बिट्स जो थी वो 10 में स्टोर कर ली। अब 10 नेगेटिव है कि पॉजिटिव, वो इस एमएसबी में स्टोर होगा। अगर इस एमएसबी में 0 लिखा आ गया, यहाँ पे एट दिस पॉइंट अगर 0 लिखा आ गया तो ये पॉजिटिव नंबर होगा, और अगर यहाँ पे नेगेटिव 1 लिखा आ गया तो ये एक नेगेटिव नंबर होगा। लेकिन आप प्रोग्रामिंग में पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कहते, आप इनको कहते हो साइंड एंड अनसाइंड बिट। सुना मैंने थोड़ा बहुत कहीं सुना होगा, साइंड एंड अनसाइंड बिट। अच्छा, जितना थोड़ा बहुत सुना है साइंड अनसाइंड, इसके बारे में बता सकते हैं कुछ, कितनी नॉलेज है तुम्हें, बताओ जरा। साइन कौन से नंबर होते हैं, उल्टा ही बोलना जिंदगी में जब बोलना है, ठीक है। अब देखो नाम से क्या लिखा हुआ है, साइन नंबर है, तो साइन का मतलब क्या है कि हाँ साइन लगा हुआ है, वो कौन से हो जाएंगे, वो नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। जब आपने कहा कि वो एक अनसाइंड नंबर है, तो अनसाइंड का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर है जिनके आगे कोई साइन नहीं लगा, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे जो 0 होगा, 0 किसको बताएगा, साइन को क्या अनसाइन को, अनसाइन को, और 1 किसको बताएगा, साइन नंबर को। बस फर्क समझ के रखना, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। देखो जब आप प्रोग्राम कर रहे हो, जब आप बूलियन में रिजल्ट निकाल रहे हो, तो 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स, 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है।
लेकिन जब आपने बात करी मेमोरी एलोकेशन की तो जीरो का मतलब क्या होगा, क्या होता है, अनसाइन। जीरो का मतलब हो गया अनसाइन, मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर। और वन का मतलब क्या हो गया कि ये जो साइन बिट है, साइन नंबर है, मतलब क्या हो गया, एक नेगेटिव नंबर हो गया। क्या यहाँ तक समझ में आया? नोट करते जाओ साथ साथ में, क्योंकि जब नेक्स्ट वाला टेस्ट होगा तो इसके अंदर क्लियर हुआ सारे चीजें। रुको मैं चार्ज लेती हूँ। क्लियर हो यहाँ तक? कोई डाउट है तो बताओ, एनीवन? चलो, सिग्निफिकेंट बिट से बिट एंटर होती है, नंबर्स एंटर होते हैं बाइनरी कन्वर्ट करने के बाद, और यहाँ पे क्या हो जाते हैं, साइन और अनसाइन बिट का पता चल जाता है। लेकिन ये जो बीच में ये है, इसका मतलब क्या होगा, ये फ्री रहेगा तो मेमोरी वेस्ट नहीं होगी, मेमोरी वेस्ट होगी ना, तो फिर क्या होगा इसका, सिंपल सा लॉजिक, जब नंबर कोई भी नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो का मतलब ये डिनोट होगा दैट नथिंग इज प्रेजेंट। जब बिटवाइज करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि नंबर को शिफ्ट कैसे करते हैं आगे। क्लियर हुआ? फिलहाल के लिए समझो कि जब तुम्हारा नंबर क्या कर रहा है, पूरी स्टोरेज नहीं एलोकेट कर रहा, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, फॉल्स बिट आ जाएगी, FALSE, फॉल्स बिट आ जाएगी। उस बिट का तुम्हारे नंबर में कोई लेना देना नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि तुमने नंबर कुछ और एक्सपेक्ट करा है, आउटपुट कुछ और आया, होता है ना ऐसा, उसको हम क्या कहते हैं, उस गार्बेज वाली होती है। बात समझ में आई? मान लो तुमने क्या किया, तुमने 23 को 46 को ऐड कर दिया, ये क्या होगा, तुमने 23 और 46 को क्या कर दिया, ऐड किया। तुमने कहा इसका आंसर कुछ और आना चाहिए, लेकिन इसका आंसर मान लो आ गया 180870, कुछ ऐसा इसका आंसर आ गया। नाउ दिस इज नोन एज अ गार्बेज वैल्यू, बिकॉज कई बार होता है ये जो फॉल्स बिट आती है ना, ये तुम्हारी सारी बाइनरी कन्वर्जन को खराब कर देती है। इसका रीजन क्या है, देखो ये जो चार चीजें हैं वो भी 1001 में ही है, और ये जो तीन चीजें हैं वो भी 00 में ही है। तो एक्चुअली ये करके ये 10 नंबर था, तो फिर 1043 बन गया। तो तुमने एक्सपेक्ट क्या करा था, 10 एक्सपेक्ट करा था, 43 ऐसे ही आ गया। तो कई बार होता है कि फॉल्स बिट जो होती है तुम्हारे काम को खराब भी कर देती है। तो फिर इसके लिए करें क्या, इसीलिए पाइथन वालों ने इसको इतना इंटरेक्टिव बना दिया है कि तुम्हें खुद से मेमोरी एलोकेट डी एलोकेट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जैसे कि ये हाईली जो चांसेस होते हैं वो जावा C++ जैसे लैंग्वेजेस में होते हैं। पाइथन में तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि जब आपको एक गार्बेज वैल्यू मिले। आपको यूजली क्या मिलता है, आपको एरर मिलता है, कोई लॉजिकल एरर आ जाता है, या आपकी वैल्यूज नहीं आती। पाइथन में ये चीज होती है। बाकी लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम क्या है, बाकी लैंग्वेजेस में गार्बेज वैल्यू आती है। क्लियर हुआ? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? जिसके सर से ऊपर जा रहा है ना प्लीज अभी बता देना, ये मत कहना 15 मिनट के बाद, ये ना कहना कि समझ में नहीं आया, साथ साथ ही बता देना। क्लियर हो रहा है? हाँ जी क्लियर। चलो तो यहाँ तक पढ़ लिया, डेटा टाइप्स पढ़ लिए। अब इसके आगे इसकी कन्वर्जन पढ़ते हैं। कहते जो टाइप कास्टिंग होता है, पहली वो चीज है क्या, कन्वर्ट द पाइथन वेरिएबल डेटा टाइप into a certain data type in order to perform the required operation by user. In this article आप इस सारी चीज को पढ़ोगे। अगर पाइथन की डेटा टाइप को देखें तो न्यूमेरिक मिलती है, डिक्शनरी मिलती है, बूलियन मिलती है, सेट मिलती है, सीक्वेंस मिलती है। सीक्वेंस को आप डिवाइड कर देते हो स्ट्रिंग के अंदर, लिस्ट के अंदर और टपल के अंदर, और न्यूमेरिक को आप डिवाइड कर देते हो इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। फिलहाल हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत नहीं है तो हम उसको इतना नहीं छेड़ रहे। अभी अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो इनमें से आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं एज डेटा स्ट्रक्चर। डिक्शनरी एज डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, सेट एज डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, लिस्ट एज डेटा स्ट्रक्चर एंड टपल भी एज डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। कैन यू एक्सप्लेन कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है?
जो भी नहीं एग्जैक्ट, यू हैव टू बी प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट। कंपाइलर या इंटरप्रेटर के दोनों दोनों को इकट्ठे। कंपाइलर को कैसे? एक चीज तो समझ लो। अच्छा एक चीज बताओ, बिल्कुल ठीक बोला है? कोई है कॉन्ट्रडिक्शन वाला? एनीवन? सारी भेड़ चाल मत चला करो यार, एटलीस्ट कुछ तो अपना आंसर यूनिक रखा करो। पहली चीज तो ये मैंने कहा कि जो कंपाइलर है वो पाइथन में एग्जिस्ट करता है और श्योर एग्जिस्ट करता है, ये समझो ना कि वो इनबिल्ट है। तुम लोग कोई अलग से की प्रेस कर रहे हो कंपाइल करने के लिए, वो इनबिल्ट है। तो इसको क्या करोगे? की वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करी हुई है, ये जो पूरा इंटरप्रेटर इंस्टॉल करा हुआ उसके अंदर इंटरप्रेटर है। यू पीपल आर डेफिनेटली नॉट इंटरेक्टिंग विद द पाइथन कंपाइलर। तुम लोग किससे इंटरेक्ट करते हो? तुम लोग पाइथन के इंटरप्रेटर से इंटरेक्ट करते हो। तो जब तुम लोग अपनी वर्डिंग बताओगे, तुमने पाइथन इंटरप्रेटर की ही बात करनी है। इंटरनल वर्किंग में हमें डेप्थ में पढ़ा है कि एक्चुअली वर्किंग में क्या है। बिकॉज नो लैंग्वेज, देयर इज नो लैंग्वेज दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ कंपाइलर। क्योंकि अगर देखो एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही होती ना, तुम लोग घंटों तक अपनी कंप्यूटर आगे बैठे रहते सिर्फ सम करवाने के लिए 2 नंबर के लिए। बात समझ में? तो फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए तुम लोगों ने कंपाइलर को चूज करा है। इसके अलावा तुम जब भी रेफर करोगे पाइथन में प्रोग्रामिंग के लिए इंटरप्रेटर को रेफर करोगे। ये बात समझ में आई? बाकी कंसेप्ट ठीक है। ये जो डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली है वो सारे सीक्वेंस के अंदर है। बात समझ में? किसी के ब्रैकेट्स है, किसी के अंदर सिलेक्शन डाल रहे हो, किसी के अंदर सिंगुलर डाल रहे हो, वो सारे चीज क्या है? वो सारे डेटा स्ट्रक्चर ही है। मतलब अगर एक वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? डायरेक्ट अपने किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकती हूँ बेस्ड ऑन डिफरेंट एप्लीकेशन। सबको ये बात समझ में आई? यहाँ से कोई डाउट? नो? चलो, तो हमने कहा कि ये जो 4 डेटा स्ट्रक्चर होंगे अपार्ट फ्रॉम इट ये सारी डेटा टाइप्स के अंदर ही आएंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक दूसरे के अंदर क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए। स्ट्रिंग इंटीजर में इंटीजर, स्ट्रिंग में इंटीजर, फ्लोट में फ्लोट इंटीजर में। ये काम बड़ा औखा होता है। करने के लिए 2 तरीके हैं। एक होता है पाइथन की इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक होती है पाइथन की एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। देखो जब भी प्रोसेसेस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। बात समझ में? इम्प्लिसिट आर द प्रोसेसर, लिख लो। Implicit are the processes in which in which in which there is no need in which there is no need for no need for the programmer's instruction. मैं भूल गई कहाँ पे था? Implicit processes are the processes in which no need for the programmer's instruction. In which no need for the programmer's instruction. जो प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन देगा है उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज बेसिकली एन इम्प्लिसिट प्रोसेस। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपका ट्रांसलेटर खुद ब खुद डील कर रहा है। क्लियर हुआ? एंड इन विच द लिख लो लाइन, इन विच द ट्रांसलेटर ब्रैकेट में लिख लेना कंपाइलर और इंटरप्रेटर, in which the compiler interpreter itself deal with the code, itself deal with the code requirement, itself deal with the code requirement। मतलब एक प्रोग्राम को रन करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी अपने आप रन होगी। जब आप उस कंसेप्ट को पढ़ोगे तो आप कंस्ट्रक्टर जैसी चीजों को पढ़ोगे जिसके अंदर काम सारा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट होता है। सेकेंड क्वेश्चन ये कि एक्सप्लिसिट प्रोसेस कौन से होते हैं? अब एक्सप्लिसिट खुद गैस कर सकते हो? कोशिश करो। एग्जैक्टली, जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है, जहाँ पे एक्चुअली में क्या करता है प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो खुद की लैंग्वेज में लिख लो। जहाँ पे क्या होता है वेयर द प्रोग्रामर इंस्ट्रक्ट द कोड इंस्ट्रक्शन। डन? क्लियर हुआ?
क्लियर विद एवरीवन? चलो, कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है, थोड़ा ठीक करूंगी। कहते हैं दिस मेथड पाइथन कन्वर्ट्स द डेटा टाइप into another data type automatically and users don't have to be involved in this process. getting my point? और इसकी कुछ एग्जांपल्स होगी, मेरे को ये दूसरी होगी, इसको रहने दो, ये बेसिक वाली थी, हम अपना काम करेंगे। तो मैंने कहा मेरे पास एक नंबर होगा 10 वाला और एक नंबर होगा 10.78 वाला, और अगर हम इसको क्या करें, ऐड करें इसको a प्लस b को, एक एक पॉसिबिलिटी हमने देखनी है, कुछ भी डेटा टाइप हमने छोड़नी नहीं है। अगर स्ट्रिंग है तो कैर है, मतलब कैरेक्टर उसके अंदर एग्जिस्ट करती नहीं है। अगर स्ट्रिंग है तो उसको इंटीजर के साथ मिला के देखो, मतलब हर चीज हम इसके अंदर चेक करते हैं, इम्प्लिसिट भी और एक्सप्लिसिट भी। नट लैपटॉप का है ना सबके पास, और अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे कि जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास कौन सी वैल्यू आई है ऐड के अंदर। गैस कर सकते हो वैसे क्या आंसर आएगा? एक चीज क्या समझ में आई, इम्प्लिसिट में इंटीजर और फ्लोट का रिजल्ट क्या होता है? फ्लोट। तो ये लाइन लिख ली, बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट ऑफ इंटीजर प्लस फ्लोट इज इक्वल टू क्या आएगा? फ्लोट आएगा, राइट। और अगर हम इसी को मैं कमेंट एंड कॉपी एज कमेंट भी कर देती हूँ, देन ये आपके लिए केस नंबर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 1, तो आपको तुम्हें नोट्स भी मिल जाए। और अगर मैं यहाँ पे 10 रहने दूँ और यहाँ पे भी 10 रहने दूँ, तो ये तो सबको पता ही है इसका आंसर क्या आएगा, राइट। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, क्या आंसर आ गया? इंटीजर। तो अगर हम बात करें कि रिजल्ट ऑफ इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है। फ्लोट का खुद कर सकते हो, फ्लोट का खुद करना, मैं लिख भी देती हूँ। चलो, फ्लोट का आप खुद करोगे, डन। अब इसके अंदर हम क्या समझेंगे, ये इंटीजर नंबर आ गया, ये फ्लोटिंग नंबर आ गया, दोनों को ऐड करोगे रिजल्ट क्या मिलेगा? कुछ और मिल जाएगा। मैं कुछ और कर दूंगी, अगर मान लो मेरे तो क्या होगा, b इज इक्वल्स टू, मेरे पास होगी एक स्ट्रिंग होगी, मान लो, आ जाओ, इसको कैसे कर सकते हो? एग्जैक्ट वर्ड बताओ। रूल्स नाम की कुछ चीज होती है कि नहीं होती? बात समझ में आई? हमने करा क्या, अगर तुम ये सोचो ना कि नहीं सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले उसने ये देखो कि उसने एरर कौन से टाइप का दिया है, उसने दिया कि टाइप एरर। सिंटेक्स एरर तो बहुत पढ़ रही है, उसने टाइप एरर दिया। कहते हैं अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस फ्लोट एंड स्ट्रिंग। लेकिन जब ये यूजर इनपुट में करते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, फिर यहाँ पे क्यों हो रहा है? टाइप नहीं डिफाइन की, टाइप तो वैसे भी कभी डिफाइन करते ही नहीं। पर यही चीज अगर हम करें तो इनपुट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेरा क्वेश्चन ये है, तो किसको प्रिंट कराए बेटा, सम तो सी के अंदर ही है।
यही तो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। हमें अच्छे से ब्रीफ में समझना है चीजों को कि एक्चुअली काम हो कैसे रहा है। जब सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो मैं क्या कह रही हूँ, तुम लोग जब यूआई को डिजाइन करने बैठोगे ना, तुम्हारे पास 100 तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। यही जो तुम्हारा लेफ्ट ओवर से कंसेप्ट है ना, इसको इसीलिए सेपरेट रखा है ताकि तुम लोग में लॉजिक बिल्डिंग की जो कैपेबिलिटी ना वो तुम्हारे दिमाग में आनी शुरू हो जाए। ये एरर अब आ रहा है, जब यूजर इनपुट कराते हो तब तो वो कंकैटिनेट करके दे देता है। आंसर बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, लॉजिकल आंसर है इसका। दोबारा बताना। नहीं, आंसर है इसका, क्या आंसर है? बाय डिफॉल्ट इनपुट इज नहीं, ये भी आंसर नहीं है टेक्निकल आंसर है प्लस। देखो चीज समझाओ, तुम लोग जब यूजर इनपुट करवाते हो, कराते भी नहीं, उस टाइम अगर तुमने एक इंटीजर नंबर डाल दिया, एक स्ट्रिंग नंबर डाल दिया, चाहे कुछ भी डाल दिया, एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर को कंकैटिनेट होता है। वो मैं कभी करके भी बताऊंगी। जब तुमने 2 इंटीजर नंबर डाल दिए तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग होती है, तो वो तुम्हें कंकैटिनेट करके दे देती है। ये पता चला। जब कभी इनपुट करवाते हो ना, तो उस टाइम पे कोई एक्सेप्शन रेट नहीं होती। तुमने जो अभी करा है ना, वो जो फ्रंट स्टेटमेंट के साथ करा हुआ है, जो तुमने एक्सप्लिसिट लिखा है कहीं ना कहीं काम, तुमने ये जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करने की कोशिश करी है ना कि कन्वर्ट हो जाएगा, ऐड होगी, कंकैटिनेट आंसर मिल जाएगा, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या थी? नंबर वन एक्सपेक्टेशन सबकी कंकैटिनेशन नहीं आएगा, ये बात नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन हुई है कि अगर प्रोग्रामर ने एक फ्लोट नंबर और एक स्ट्रिंग नंबर दोनों को ऐड करने की कोशिश की तो वो नहीं हो पाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। जो तुमने उससे करने की कोशिश करी है विदाउट रूल्स, वो नहीं हो पाएगा। वही तो तुम इनपुट में करते हो। मैं करके भी बताती हूँ, रुको जरा। जैसे मान लो ये मेरे पास है इनपुट नंबर, मैं यहाँ पे कह रही हूँ, यहाँ पे एक फ्लोट नंबर आना चाहिए और इनपुट होना चाहिए, और मैं कहूंगी एंटर अ नंबर। ये दोनों में चेक करके देखते हैं कि क्या जब इनपुट करवा रहे हैं दो अलग अलग डेटा टाइप्स के, फिर क्या तब भी एक्सेप्शन रेट होती है, तब एरर आता है कि नहीं। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करवाऊंगी, डायरेक्ट इनपुट होना चाहिए, फिर यहाँ पे तो इनपुट एंटर एनी डिजिट, एंटर एनी स्ट्रिंग। बड़े ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग लॉजिक बिल्डिंग में चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंटर नंबर, तो आई शुड एंटर अ डेसिमल नंबर, राइट? यहाँ तक ठीक। अब स्ट्रिंग, बात को समझो, सही बना एक्सेप्शन है यहाँ पे। ये जो तुम खुद से विदाउट एनी रूल्स तुम खुद से कंकैटिनेशन करने की कोशिश करो ना कि यहाँ पे कन्वर्जन हो जाए, नॉट पॉसिबल। क्लियर हुआ सबको यहाँ पे कि कब एक्सेप्शन किस तरीके से होती है। अब ये दोनों में चलेगी, कंपाइल टाइम में भी चलेगी और रन टाइम में भी चलेगी। तो तुम्हें 3 तरीके की एरर समझ में आ गई, एक टाइप एरर समझ में आ गया, एक कौन सा रन टाइम एरर, एक कौन सा कंपाइल टाइम एरर। तो कंपाइल टाइम में क्या हुआ था, मैंने कहा कि इस टाइम पे जब मैंने टाइप गलत लिख दी थी और मैंने उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की तो उसने मुझे तब भी एरर बता दी, टाइप एरर। और जब मैं अब यहाँ पे रन टाइम पे, ये रन टाइम है ना, जब देखो जब आउटपुट करवा रहे हो, जब उसके अंदर कुछ इनपुट करवा रहे हो, मेरे जब तुम्हारी कंट्रोल एप्लीकेशन ओपन हुई है तो उसको आप रन टाइम कहते हो। जब रन टाइम हुआ उस टाइम पे देखो सेम एक्सेप्शन अकर हुई। ये सारी चीजें ऑलरेडी बनी बनाई है पाइथन के अंदर। समझ में आया पाइथन के फीचर्स क्या क्या चीजें हैं? दैट इज द बेसिकली मोटिव ऑफ डिफरेंस, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। क्लियर विद एवरीवन? बात सबको समझ में आई है? कोई है सर को जिसके सर के ऊपर से जा रहा है ऑनलाइन में कोई? चलो, तो ये हो गया बेसिक काम। अब अगर बात करें एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इन पाइथन की, कहते हैं दिस मेथड पाइथन नीड यूजर इन्वॉल्वमेंट टू कन्वर्ट द वेरिएबल डेटा टाइप इनटू द रिक्वायर्ड डेटा टाइप। बात समझ में आई? एग्जाम्पल किसके लिए होगा? मेनली डन विद दिस टाइप ऑफ फंक्शन
आप चाहो तो इंटीजर को यूज कर सकते हो, फ्लोट को यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग को यूज कर सकते हो। हमारे पास जनरली ये तीन चीजें हैं। बाकी डेटा स्ट्रक्चर जो हो गए उसकी जरूरत नहीं है। अरे डेटा स्ट्रक्चर का तो पर्पज ही डिफरेंट हो गया ना। बात समझ में आ रहे हो? डेटा स्ट्रक्चर्स में नेस्टिंग इज पॉसिबल बट कन्वर्जन इज क्वाइट नॉट पॉसिबल। क्वाइट नॉट पॉसिबल का रीजन ये है कि रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम लोग क्यों करोगे एक टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट? देखो रीजन बताओ। एक टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है? जरूरत ही नहीं है। मान लो मैंने कहा कि अगर मुझे सर्वर कनेक्शन को स्टोर करना है तो मैं लिस्ट में कर सकती हूँ, सेम काम मैं टप्पल में कर सकती हूँ, राइट? अगर मुझे सर्वर कनेक्शन को स्टोर करना है तो मैं सेट को यूज कर सकती हूँ? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? देखो प्रॉपर एक ऐसी साइट चाहिए सर्वर की जहाँ में मेरे पास प्रॉपर लिंक्स भी आ जाए। देखो समझ के चलो, ध्यान से समझो, प्लीज सर के ऊपर से मत निकालना। मैंने कहा मेरे पास सर्वर की क्या है, एक लिस्ट है। अब मैं आपको यहाँ पे कह रही हूँ इन दिस टाइप ऑफ लिस्ट, मैंने कहा एक मेरे पास क्या होगा, एक लोकल होस्ट होगा। लोकल होस्ट नहीं होता, लोकल होस्ट। मान लो उस सर्वर का एड्रेस होगा 8000। डन। मैं कह रही हूँ एक लोकल होस्ट मेरे पास और होगा जिसका एड्रेस क्या होगा 127 एंड 001 होना चाहिए। रुको रुको रुको, अब जरा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सी टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है? हाँ, पहले क्या कहा था? डिजिट कहा था ना? डिक्शनरी है, करे हुए अभी एक दिन नहीं खत्म हुआ। डन। तो बेसिकली हमने ये चीज कही कि ये एक तरीके की मेरे पास क्या हो जाएगी, एक डिक्शनरी हो जाएगी जहाँ पे लोकल होस्ट भी आ जाएगा, लोकल होस्ट की वैल्यू भी आ जाएगी। ये सेम चीज मैं लिस्ट के अंदर भी स्टोर कर सकती हूँ लेकिन डिफरेंट पर्पज के लिए। तो मैंने कहा कि इस लिस्ट के लिए सिर्फ लोकल होस्ट के नाम आ सकते हैं। मान लो कि लोकल होस्ट 1 हो जाएगा, नेक्स्ट बार लोकल होस्ट नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स है, उनके डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है, बट देयर इज नो नीड फॉर द कन्वर्जन हियर। डेटा स्ट्रक्चर्स में कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, नेस्टिंग की जरूरत यहाँ पे हो सकती है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे अगर मैं कह रही हूँ कि ये एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर यहाँ पे क्या है, सर्वर है। सर्वर के अंदर क्या है, उसकी होस्टिंग है, तो ये चीज चल सकती है। कहाँ पे सर्वर ले रहे हो, सर्वर का क्या नंबर है, होस्टिंग कहाँ पे ले रहे हो। मान लो ये सर्वर होगा जिसका नाम लोकल होस्ट है और ये होस्ट कौन सा होगा, क्रोम या एज होगा या फायरफॉक्स होगा। ये मेरे कहने का मतलब है। तो ये चीज आप रेलिवेंट इसके अंदर कर सकते हो, बट देयर इज नो नीड फॉर द कन्वर्जन है। कन्वर्जन तब करो जब आपको इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग इसी चीजों की जरूरत है जहाँ पे यूजर इन्वॉल्वमेंट भी है एंड प्रोग्रामर इन्वॉल्वमेंट भी है। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट? चलो अब नेक्स्ट में हमें मिल गई ये तीन चीजें। कहता है पाइथन का इंटीजर फंक्शन क्या करेगा। एक्चुअली ये क्या है, फंक्शन है। कैसे पता चलता है कि हर एक चीज फंक्शन होती है? जिसकी आगे आपको ये पैरेंथेसिस नजर में आए तो बिना सोचे समझे उसको एक चीज समझना कि वो फंक्शन है। पाइथन में उसको फंक्शन कहते हैं, जावा में उनको मेथड कहते हैं। बस ये फर्क है। क्लियर हुआ? आप सिर्फ पाइथन वाले हो तो आप पाइथन का याद रखो कि जहां पे भी आपको ये पैरेंथेसिस, ये राउंड ब्रैकेट नजर में आए उसको क्या कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है। मॉडुलर प्रोग्रामिंग में एक एक फंक्शन ही पढ़ना है। अब नेक्स्ट, पाइथन का इंटीजर फंक्शन टेक फ्लोट और स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न इट्स इंट टाइप ऑब्जेक्ट। दोबारा सुनो, वो क्या करेगा, वो फ्लोट को लेगा या फिर एक स्ट्रिंग को लेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। इसके अंदर जब आप कुछ लिखते हो, ये जो पैरेंथेसिस है, ये पैरेंथेसिस देखने के लिए नहीं है, यहाँ पे कोई वेरिएबल पास कराने के लिए इसको यूज होता है। और जब आप किसी पैरेंथेसिस के अंदर एक वेरिएबल को लिखते हो तो या तो उसको आर्गुमेंट कहा जाता है या उसको पैरामीटर कहा जाता है। अब कब आर्गुमेंट कहना है, कब पैरामीटर कहना है, प्लीज लीव इट ऑन द मॉडुलर प्रोग्राम, उसको अच्छे समझ लेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये चीज समझ लेनी है। क्लियर हुआ? कहते वो या तो फ्लोट को लेगा या वो स्ट्रिंग को लेगा एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या होगा, फ्लोट। कहता है पाइथन के अंदर फ्लोट क्या करेगा, टेक इंटीजर और स्ट्रिंग आर्गुमेंट एंड रिटर्न क्या करेगा, फ्लोट टाइप ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे स्ट्रिंग क्या करेगा, टेक फ्लोट और इंटीजर एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। बट ये कर क्यों रहेगा? अगर मैं तुम्हें स्ट्रिंग की एक एग्जाम्पल बताऊं, बड़े ध्यान से समझना इसको। मैंने क्या किया, मैंने यूजर से इनपुट करवाया कि मुझे कर दो
पासवर्ड दे दो। अब यूजर है तो यूजर वाले काम करेगा, मतलब वो कोई भी वैल्यू दे सकता है। तुमने एक्सपेक्ट करा होगा वो वैल्यू कुछ देगा, यूजर 78 678, वो क्या करेगा 678 अकेला देगा। तुम में से जनरली बच्चों ने ये चीज करी हुई थी कि जब तुम पासवर्ड देते हो तुम डायरेक्ट इंटीजर नंबर देते हो। मान लो तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन थी, तुमने कहा वो जीमेल करके ऐसे भी देगा, उसने क्या करा 68 उसने एम के ऐसे करके दे दिया। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि यूजर क्या इनपुट करेगा। कैन यू प्रिडिक्ट? नहीं, तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि वो यूजर गलत एंटर कर रहा हो और तुम्हारा प्रोग्राम बंद हो जाए, ऐसा भी नहीं करना। तो हर टाइप ऑफ सिचुएशन को तुमने लेके चलना है कि ये प्रॉब्लम अगर हो सकती है, उसका सोल्यूशन ये है। दैट्स व्हाट यू डू इन द इंडस्ट्रियल लेवल, यही तुम करते हो। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट मैंने कहा कि इतना काम हो गया। अब मैंने कहा ये जो मेरा पासवर्ड होगा कुछ ऐसा हो कि अगर वो मुझे इंटीजर क्या दे रहा है, इंटीजर पासवर्ड दे रहा है, तो उसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं। क्योंकि हो सकता है मैंने जितने भी लॉक्स लगाए हों, मैंने जितने भी वैलिडेशन क्रिएट करके रखी हो, फंक्शन बना के रखी हो, वो सारे एक ही को चेक करते हो स्ट्रिंग पासवर्ड को। अगर यूजर ने इंटीजर कहा तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या चीज आनी चाहिए, स्ट्रिंग आनी चाहिए। इसके लिए ये चीजें यूज होती हैं। ये मत समझना कि पाइथन से डेटा साइंस जाएगी। पाइथन में पहले दिन से बताया था कि न्यूमरस फील्ड निकल रही है और न्यूमरस फील्ड में से तुम कुछ भी इसके अंदर एनालाइज कर सकते हो। तो देयर इज दैट हैज अ वास्ट कैटेगराइजेशन। सबको समझ में आया? इस पॉइंट तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। नो वन वापस ले। तो फ्लोट भी समझ में आ गया, स्ट्रिंग भी समझ में आ गया, और यही प्रोग्राम होगा मेरे पास। तो मैं इसी को यूज कर लेती हूँ, ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा। अभी जिसको भी समझ में आया, मेरे को इस बेस पे सबका अपना अपना ओपिनियन चाहिए। ये जो प्रोग्राम है, रुको मैं इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर देती हूँ। ये रुको मैं आउटपुट लिख के देती हूँ। ये आउटपुट आया, कॉपी, और यहाँ पे ठीक है। ये प्रोग्राम देख पा रहे हो? खुद से जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि ये इसका ये आउटपुट कैसे बना। बहुत ही सिंपल है, बहुत सौखा है। एक तो बहुत ऑनलाइन में देखो जरा इसको क्या समझ में आता है। पहले हमने स्ट्रिंग लिया, उसको हमने स्ट्रिंग में हमने स्ट्रिंग जो है वो एक्सेस करवाई, मतलब जो हमने स्ट्रिंग लिया है, फिर उसके बाद हमने उसको प्रिंट कराया है, तो उसकी टाइप चेक की है, हमारे पास उसकी स्ट्रिंग टाइप आई है। फिर उसके बाद हमने अरे आराम से कोई गल नहीं, आराम से। फिर उसके बाद हमने नव स्ट्रिंग को ईवन में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको हमने नव स्ट्रिंग में वेरिएबल के अंदर मतलब स्टोर कर दिया। कोई और है बेटर एक्सप्लेनेशन वाला? मान लो ऊपर दिया है, हमने स्ट्रिंग को हमने दो ब्रैकेट लगा के स्ट्रिंग दिया, तो उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर भी एक वैल्यू है, एक तरह से देखा जाए तो, और हमें एक वैल्यू दी है। किस लाइन पे? हाँ, मतलब ऊपर स्ट्रिंग है, हम इसे लिख रहे हैं, जो स्ट्रिंग है उसको हम एक तरह से इंटीग्रेट कर रहे हैं कि जो स्ट्रिंग है उसको हमसे अंदर एक वैल्यू दे रही है। तो हम अब दोनों को बस काम करवा रहे हैं, तो हम बोले कि उसका स्ट्रिंग हमें एक दिया और हमारा एक्चुअल इंटीजर आउटपुट है, उन दोनों को ऐड कर दिया जाए। तो फिर जब वो हमारा ऐड मतलब सम आया तो हम उसका टाइप पूछते थे, फिर दोनों अगर इंट थे तो उनका भी टाइप है, वो भी इंट ही आया। दोनों से क्वाइट गुड। कोई और?
कोई नहीं, चलो तो बिल्कुल ठीक बोला। एक क्या मिल गया, इंटीजर नंबर। वही मैंने कहा था ना कि तुम्हारा जो पासवर्ड है वो ऐसा भी आ सकता है, तुमने कुछ और एक्सपेक्ट किया, वो यूजर कुछ और दे सकता है। तो यू नीड टू हैंडल एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन। ये एक स्ट्रिंग वाला नंबर आ गया, ये एक इंटीजर वाला नंबर आ गया। अब हमने कहा पहले एक काम करो, प्रिंट कर दो नम स्ट्रिंग को। नम स्ट्रिंग कौन सी, फिर इसकी डेटा टाइप को प्रिंट कर दो बिफोर कास्टिंग। हमने जब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करी तो हमने क्या किया कि ये जो इंटीजर है, इंटीजर फंक्शन पर लग गया, इस इंटीजर के अंदर हमने नम स्ट्रिंग को पास करवा दिया। और जब भी ये ऑपरेशन होगा, जब कन्वर्जन होगी इनटू द इंटीजर, तो वो किस में स्टोर हो जाए, वो फिर उसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हुई कि पहले स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग वेरिएबल था, अब यहाँ पे इंटीजर वैल्यू होंगी। इतना पार्ट समझ में आया। अब नेक्स्ट, प्रिंट कर दो टाइप ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर टाइप कन्वर्जन कास्टिंग। तो टाइप ऑफ नम स्ट्रिंग प्रिंट कराई। आउटपुट में पहले दो लाइनें देखे तो वेरी फर्स्ट लाइन के अंदर क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट होगी, यहाँ पे क्या प्रिंट होगी, इंटीजर प्रिंट होगी। तो देखो टाइप कास्टिंग कितनी इजी है, बात समझ में आई। अब नेक्स्ट चले तो नम सम जो भी आपका वेरिएबल होगा, मतलब कि नंबर को जो ऐड करेगा, चाहे तो ऐड ले लो, तो नम इंटीजर प्लस नम स्ट्रिंग, यानी कि एक इंटीजर और जो अभी नया नया इंटीजर बना है, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। एंड द मोमेंट वो ऐड होके आएगा, वो आपको 35 देगा और फाइनल रिजल्ट का आउटपुट क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। मतलब आपको पता है कि ऐसे आउटपुट आने की चांस है, तो आप यही बस को क्या कर लोगे, हैंडल कर लोगे यूजिंग दी एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। क्योंकि आपको दोनों मेथड समझ में आ गए, ना तो इनपुट के टाइम पे होगा और ना तो कोड रिटर्न के टाइम पे होगा, तो आपको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करनी ही पड़ेगी। ये बेसिकली टास्क था एक न्यूमेरिक नंबर के अंदर और एक नॉन न्यूमेरिक नंबर के अंदर। जब न्यूमेरिक और न्यूमेरिक को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कुछ भी करते हो, तो जो आंसर है वो एक न्यूमेरिक ही आ रहा है। बस ये फर्क था कि नंबर फ्लोट में आ रहा था या इंटीजर में आ रहा था। ये क्लियर हुआ सबको, डाउट किसी में? चलो, तुम लोग का टास्क क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे इसके अंदर मैंने ये की पॉइंट्स भी तुम लोगों को बता रखी है, तुम लोगों ने सारे की पॉइंट्स भी पढ़ने हैं। एंड तुम लोगों ने एक नंबर कन्वर्ट करना है, ये इंटीजर टू फ्लोट था, तुम लोगों ने फ्लोट टू इंटीजर करना है, ये शायद मैंने बताया हुआ है। टाइप कास्टिंग इंटीजर टू फ्लोट। देखो ये मैं प्रोग्राम यहाँ से हटा देती हूँ, बात समझ में आई? इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं। ये तुम्हारे सामने है, इंट टू फ्लोट, इसको पढ़ो और मुझे अभी के अभी प्रोग्राम बनाते हो। एक ये प्रोग्राम होगा, एंड वो प्रोग्राम किसी भी सैलरी के बेस पे हो सकता है। एंड एक और तुम लोगों ने प्रोग्राम करना है कन्वर्जन, इम्प्लिसिट वाली चाहिए, इम्प्लिसिट कन्वर्जन टू डिस्प्ले इंटीजर एंड float numbers using arithmetic. That is your task. एक ये वाला हो जाएगा और एक सेकेंड वाला क्या करना है, एक फ्लोट टू इंटीजर करना है। ये था बेसिकली स्ट्रिंग वाला। डन, कोशिश कर सकते हो या फिर फ्लोट टू स्ट्रिंग वाला एंड भी लिख देती हूँ। एंड हो जाएगा इतना, फंक्शन पता चल गए। अगर स्ट्रिंग टू फ्लोट करना होगा तो क्या फ्लोट चलेगा, अगर फ्लोट टू स्ट्रिंग होना तो स्ट्रिंग चलेगा। बात समझ में आई? करो उसको सॉल्व। लेफ्ट करिएगा।
कॉपी कैसे कर सकते हैं, कॉपी नहीं करते अपनी एग्जाम्पल सोचो, उससे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो।
एक सेकंड। देखो एक चीज ध्यान से समझ लो, सारे तरह स्क्रीन के ऊपर देखो। इन केस इफ यू आर थिंकिंग कि सिर्फ इतना काम करने से आपकी कन्वर्जन कंप्लीट हो जाती है, तो बिल्कुल ठीक है, कन्वर्जन हो जाती है, लेकिन उसका प्रूफ जो है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है इस स्टेटमेंट के अंदर। देखो अगर तुम ये स्टेटमेंट लिख रहे हो तभी तुम्हें फाइनल रिजल्ट मिल रहा है 35, वरना तो वो स्ट्रिंग को ही समझेगा। साथ में प्रूफ भी बताओ कि एक्चुअली में काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर मैंने ऐड करा है तो सिर्फ ऐड मत करो, ट्राई विद सम डिफरेंट ऑपरेटर्स। यू हैव न्यूमरस अरिथमेटिक ऑपरेटर, फ्लोट डिवीजन करो, एक्सपोनेंट कैलकुलेट करो, डिफरेंट चीजें करो, यू डोंट हैव टू बी द सेम।